चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जो सच में आपको हैरान कर देगा। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमारे संविधान की नींव रखी थी, लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि जिस महापुरुष ने पूरे देश का संविधान लिखा, खुद भारत सरकार के पास उनकी मृत्यु का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही नहीं है? हाँ, सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। तो सवाल उठता है कि आखिर संविधान निर्माता की मृत्यु हुई कैसे? देखिए, ये सिर्फ एक मामूली सवाल नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों में उलझा हुआ एक बहुत बड़ा रहस्य है। सोचिए जरा, एक इतने बड़े और लोकप्रिय नेता, जिनके काम ने उनके विरोधियों तक को अपना मुरीद बना लिया था, उनकी मृत्यु के तथ्य आज भी इतने धुंधले क्यों हैं? ये बात सिर्फ हैरान नहीं करती, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है कि इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति की अंतिम घड़ियों की जानकारी सरकारी फाइलों से अचानक गायब कैसे हो सकती है। अब इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कदम उठाया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई के जरिए। चलिए देखते हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट आर.एच. बंसल ने असल में क्या जानने की कोशिश की। उन्होंने सरकार से बहुत ही सीधे और सटीक सवाल पूछे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कैसे और किस जगह पर हुई? क्या उसके बाद कोई पोस्टमार्टम किया गया था? सबसे बड़ा सवाल, क्या वो एक प्राकृतिक मृत्यु थी या फिर कोई हत्या? और क्या कभी किसी समिति ने इस पूरे मामले की कोई जांच की? आप खुद सोचिए, ये वो बुनियादी सवाल हैं जिनके जवाब किसी भी देश के पास अपने संस्थापकों के लिए होने ही चाहिए, है ना? और ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे एक सीधा सा सवाल हमारी सरकारी फाइलों के चक्रव्यूह में गोल गोल घूमता रह जाता है। सबसे पहले ये आरटीआई आवेदन गया राष्ट्रपति सचिवालय। वहां से इसे भेज दिया गया गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने कहा, भाई हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं, आप सामाजिक न्याय मंत्रालय से पूछे। वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ा और फाइल पहुंच गई डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन। और कुछ दिनों बाद पता है क्या हुआ? फाउंडेशन ने भी हाथ खड़े कर दिया और फाइल वापस वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी, यानी फिर से गृह मंत्रालय के पास। तो इस पूरी भागदौड़ का नतीजा क्या निकला? गृह मंत्रालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का अंतिम और सच कहें तो बेहद चौंकाने वाला जवाब था, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जी हां, केंद्र के 2 अलग अलग मंत्रालयों और एक खास फाउंडेशन ने आधिकारिक तौर पर यह मान लिया कि उनके पास संविधान निर्माता की मृत्यु से जुड़ा कोई भी रिकॉर्ड है ही नहीं। अब देखिए, जब आधिकारिक जानकारी नहीं होती तो उसकी जगह अक्सर अफवाहें और अलग अलग थियरीज ले लेती हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे साल 1956 में चलना होगा, ताकि हम उस माहौल को समझ सकें जिसमें ये सारी बातें पनप रही थीं। समय के साथ उनकी मृत्यु को लेकर 2 मुख्य विचारधाराएं सामने आईं। एक तरफ कुछ लोगों का मानना है कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक था। डॉक्टर अंबेडकर को बहुत गंभीर डायबिटीज थी और जाहिर है उस दौर में आज की तरह आधुनिक इंसुलिन ट्रीटमेंट तो थे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग एक साजिश की बात करते हैं। उनका दावा है कि या तो उन्हें जानबूझकर कोई जहरीला इंजेक्शन दिया गया या फिर गलती से इंसुलिन का डबल डोज लग गया। अब देखिए, हम यहां किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम बस उन ऐतिहासिक चर्चाओं को सामने रख रहे हैं जो उस दौर में चल रही थी। इस पूरी बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए जरा 1956 के उन आखिरी महीनों की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 14 अक्टूबर को उन्होंने ऐतिहासिक रूप से बौद्ध धर्म अपनाया। फिर 5 दिसंबर की रात दिल्ली वाले उनके घर पर उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया और अगली ही सुबह 6 दिसंबर को वो अपने कमरे में मृत पाए गए। ये वो क्रिटिकल टाइमलाइन है जो इतने सारे सवालों और संदेहों को जन्म देती है। इन संदेहों के बीच अक्सर उनकी पत्नी सविता कबीर जी का नाम भी आता है। जो लोग साजिश वाली थ्योरी पर यकीन करते थे, उन्होंने शुरुआत में उन पर कई आरोप लगाए। हालांकि बाद में ये बातें काफी हद तक गलत साबित हुईं, क्योंकि वो जीवन भर अपने पति के विचारों के लिए समर्पित रहीं। लेकिन स्रोत के मुताबिक कुछ लोगों का आज भी मानना है कि चूंकि वो पहले एक नर्स रह चुकी थीं, तो शायद उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को जल्दी ठीक करने की चाह में गलती से इंसुलिन का कोई डबल डोज दे दिया हो, जो घातक साबित हुआ। मृत्यु के तुरंत बाद जांच की काफी मांग उठी। डॉक्टर अंबेडकर के एक बहुत पक्के अनुयायी थे, पंडित सोहनलाल शास्त्री। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सीधा अनुरोध किया कि सच्चाई जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाए। लेकिन ऐतिहासिक विवरण ये बताते हैं कि नेहरू जी ने कथित तौर पर यह कहते हुए मना कर दिया कि इस तरह की बातें करने से देश में भारी दंगा और अशांति फैल सकती है। और बस इसी वजह से कभी कोई पोस्टमार्टम या मेडिकल जांच हो ही नहीं पाई। पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं, तो उसके बाद सरकार ने विशेष इंतजाम किए और उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए बंबई ले जाया गया। वहां एक समुद्र तट पर पूरे बौद्ध रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज हम उसी पवित्र जगह को चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं,
जो पूरी दुनिया में उनके अनुयायियों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। उनकी मृत्यु का रहस्य चाहे जो भी हो, लेकिन उनका जीवन और उनका काम वो बिल्कुल स्पष्ट और विशाल है। अब हम उस विरासत की बात करेंगे जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। अगर आप इनके प्रभाव को देखेंगे तो सच में हैरान रह जाएंगे। 1950s में कोल्हापुर में उनकी पहली प्रतिमा लगाई गई। और क्या आपको पता है, लंदन म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के साथ मूर्ति वाले वो इकलौते भारतीय हैं। हमारे तिरंगे में जो अशोक चक्र है ना, उसका श्रेय भी उन्हीं को जाता है। इसके अलावा उनकी लिखी गई किताब वेटिंग फॉर अ वीज़ा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाकायदा एक टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ाई जाती है। और आर्ट के क्षेत्र में दुनिया में पहली बार बुद्ध की खुली आंखों वाली पेंटिंग भी उन्होंने ही बनाई थी। मतलब साहित्य से लेकर कला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनका प्रभाव हर जगह है। और फिर आता है साल 1990। ये साल उनके सम्मान के इतिहास में बहुत मायने रखता है। 1990 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान कितना ज्यादा और कितना अनोखा था। उनकी सोच कितनी गहरी थी, ये समझने के लिए 1950 का उनका ये कथन देखिए। उन्होंने लिखा था, यदि नई दुनिया पुरानी दुनिया से भिन्न है तो नई दुनिया को पुरानी दुनिया से अधिक धर्म की जरूरत है। ये उनकी वही गहरी दार्शनिक सोच थी जिसने उन्हें प्रेरित किया कि वो उस धर्म में अपने प्राण नहीं त्यागेंगे जिसमें उन्होंने जन्म लिया है। और इसी विचार के साथ अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो आज की इस चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। एक तरफ वो सरकारी फाइलें हैं जो पूरी तरह से खाली हैं, जिनमें उनके अंतिम पलों का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा वैश्विक प्रभाव है जिसे दुनिया का कोई भी हिस्सा अनदेखा नहीं कर सकता। तो क्या हुआ अगर आधिकारिक रिकॉर्ड कुछ नहीं कहते? क्या डॉक्टर अंबेडकर जैसी विशाल और मजबूत विरासत को कभी भी मिटाया या भुलाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।